कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था कि ये जो ड्रग्स होते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग, पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग। और क्या नाम है इसका? मुस्कैरिनिक। इसको हम एंटी स्पाज्मोटिक भी बोलते हैं। क्या हम सिंथेटिक हैं आपके एंटी मुस्कैरिनिक एजेंट्स, उसमें आपका आता है पायरेनज़िपाइन, ठीक है, पायरेनज़िपाइन, आइसोप्रोपामाइड ब्रोमाइड, ठीक है। और भी ड्रग्स आते हैं जो मैंने आगे पीडीएफ में लगा रखे हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो एंटी मुस्कैरिनिक एजेंट्स के 3 कैटेगरीज हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स की 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। एक है एंटी मुस्कैरिनिक एजेंट, दूसरा है एंटी निकोटिनिक एजेंट्स। जो एंटी निकोटिनिक एजेंट्स हैं वो फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं। एक है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, दूसरा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ये एंटी मुस्कैरिनिक एजेंट्स के बारे में बता रखा है, जो मुस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इसको हम एट्रोपिन एजेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ड्रग आती है एट्रोपिन, किस कैटेगरी में ड्रग आती है एट्रोपिन। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? आज ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें हम आज देखेंगे मुस्कैनिक रिसेप्टर्स का रिव्यू, जो पहले मैंने लेक्चर्स में बता रखा है। मुस्कैनिक रिसेप्टर उसका रिवीजन करेंगे, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस टेबल को देखिए इस टेबल को आप सब लोग। इस टेबल में मुस्कैनिक रिसेप्टर के टाइप्स हैं, M1, M2, M3, M4, M5। इस टेबल में इन मुस्कैनिक रिसेप्टर्स के मेन एक्शन है, कौन सा एक्साइटेटरी है, कौन सा इनहिबिटरी है। इस टेबल में ये दिया गया है कि इन मुस्कैनिक रिसेप्टर्स कहां कहां मिलते हैं, कौन सा सीएनएस में, हार्ट में, ग्लैंड में, सीएनएस में मिलेगा, और इन सब रिसेप्टर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ये सब इस टेबल में दिए गए। तो जो आपका M1 रिसेप्टर्स है ये आपके सीएनएस में और गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। आप सिक्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो ये एक्साइटेटरी इनका फंक्शन है। जो M2 रिसेप्टर्स हैं ये आपके हार्ट में मिलेंगे, और हार्ट में ये हार्ट रेट को कम करेंगे, यानी ब्रैडिकार्डिया कॉज करेंगे। तो ये कम कर रहे हैं तो इनहिबिटरी का फंक्शन है। M3 आपके स्मूथ मसल्स में, ग्लैंड्स में, आईज में, इन सब में ये मिलते हैं। M3 जो है, ठीक है जी, जो M3 है वो आपके स्मूथ मसल्स में, ग्लैंड्स में और आईज में मिलेंगे। ग्लैंडुलर सिक्रेशन बढ़ाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जो आपकी ब्रोंक्यूल्स हैं लंग्स में, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ल्यूमेन को नैरो करेगा। और मायोसिस का मतलब होता है, रुक जी मैं इसको साइलेंट कर दूं जरा। हाँ, तो मायोसिस का मतलब होता है प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिल का नैरो हो जाना। प्यूपिल बड़ी होती है, उसको नैरो हो जाना ऐसे, ठीक है। ये डिफरेंट है मियोसिस से। मियोसिस कहते हैं सेल डिवीजन को, ठीक है। जो M4 है ये फिर आपके सीएनएस में मिलता है, न्यूरोट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट करता है, और ये इनहिबिटरी है। और M5 भी आपका सीएनएस और आई में मिलता है। पॉसिबल रोल क्या है इसका? डोपामिन रिलीज एंड वैसोडाइलेशन। और इसका जो मेन एक्शन है वो कम पता है, लेस नोन। ये सब मैंने पहले बता रखा है, इसलिए ओनली डिवीजन में करा रहा हूं एक, ठीक है जी। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन। जैसा कि आप सबको पता है एट्रोपिन एक एंटी मुस्कैरिनिक ड्रग है। तो ये मुस्कैरिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये जितने भी मैंने आपको मुस्कैनिक रिसेप्टर्स के टाइप बताए, एट्रोपिन इन सब पे एक्ट करेगा, और ये सारे फंक्शंस जो हैं ब्लॉक होंगे। अब इस क्रिया की वजह से, इस एट्रोपिन की इस क्रिया की वजह से इन सब ग्लैंड्स में क्या प्रतिक्रिया होंगी? ध्यान सुनिएगा, इस एट्रोपिन की इस क्रिया की वजह से इन सभी ग्लैंड्स में क्या क्या प्रतिक्रिया होंगी, वो सब आज हम जानने वाले हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई
कि एट्रोपिन एक एंटी मुस्काइनिक ड्रग है, मुस्काइनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है, उसको ब्लॉक करता है, पहली चीज ये चीज। अब दूसरी चीज क्या है कि हमने ये समझ लिया कि एट्रोपिन जो है मुस्काइनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, तो हमारा आधा काम तो यही आसान हो गया अगर हमें ये टेबल याद है। अगर ये टेबल हमको याद है, जैसे फॉर एग्जांपल एट्रोपिन ने M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करा, ठीक है। जब M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो M2 रिसेप्टर का जो फंक्शन है हार्ट पे वो काम नहीं होगा, यानी कि जो M2 रिसेप्टर हार्ट रेट को कम कर रहा था वो कम नहीं करेगा, यानी कि एट्रोपिन जो है हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये जानना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, लेकिन हम इस लेक्चर में इसको और मजीद अच्छे से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला ऑर्गन इस सबको मैं डिलीट करता हूं। सबसे पहला ऑर्गन आई, आंखों में। इस एट्रोपिन जो है हमारी आईज में क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या कॉज करता है, ये सब चीज हम देखेंगे। चलो अब देखो, आईज में हमारी सिलरी मसल्स होती हैं, और सिलरी मसल्स क्या है? स्मूथ मसल्स हैं। तो इसमें जो रिसेप्टर्स होगा वो M3 रिसेप्टर्स होंगे। जब भी एट्रोपिन M3 रिसेप्टर पे ऐड करेगा तो ये सिलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा। पहला काम, ये सिलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा। अब एट्रोपिन की इस क्रिया से क्या प्रतिक्रिया हुई कि लेंस का जो एकोमोडेशन का पावर है, लेंस की जो एकोमोडेशन की कैपेसिटी है या एकोमोडेशन की टेंडेंसी है, जिससे वो अपना शेप चेंज करता है और जो रे ऑफ लाइट है उसको फोकस करता है ताकि हमें क्लियर विजन मिले, वो स्टॉप हो गई। और जब वो स्टॉप हो गई तो हमारी ये जो पावर है, ये जो कुव्वत है, ये जो कैपेसिटी है, वो हमारी ब्लॉक हो गई। यानी कि अब हमारा विजन जो है ब्लड दिखेगा, ब्लड में धुंधला विजन हमें देखने को मिलेगा इस एकोमोडेशन की वजह से। दूसरी चीज, एक टर्म है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। हमारी आईज में एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। ये एक्वस एट्रोपिन जो है, एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा? सिलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन रुक गया। तब सिलियर मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी तो ट्रैबेकुलर मैश से पढ़ा रखा है मैंने, ग्लूकोमा का लेक्चर देखिएगा, जो ग्लूकोमा का लेक्चर दिया है, लेक्चर नंबर 3 है, वो आप देखिएगा। उसमें मैंने नहीं बताया है कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ट्रैबेकुलर मैशवर्क खुलता है, ट्रैबेकुलर मैशवर्क खुल जाता है, जिसकी वजह से इन जो एक्वस ड्रेनेज होता है और उसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, ड्रेनेज रुक गया तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा। आप समझ में आ रहे हो? तो ये आई में इसका रोल है। समझ गए ना? सिंपल है। नाउ सेकंड चीज, द मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मोस्ट इस्तेमाल होता है एट्रोपिन, वो है हार्ट। अब हार्ट को अब इस तरीके समझिए कि सबसे पहली बात कि हार्ट में आपके M2 रिसेप्टर है, M2 रिसेप्टर का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है और इनहिबिटरी इफेक्ट से ये कॉज करेगा ब्रैडीकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट कम करेगा। अभी एट्रोपिन दिया नहीं है मैंने, अब मैं एट्रोपिन देने जा रहा हूं। हमने एक पेशेंट को एट्रोपिन दिया, ठीक है, एट्रोपिन दिया। अब एट्रोपिन देने के बाद आपने देखा होगा आईसीयू में, है ना, फिर इमरजेंसी वार्ड में ये एक बेड होता है, ठीक है, बेड में यहाँ एक मॉनिटर लगा होता है जिसपे ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब लिखा रहता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस पेशेंट को एट्रोपिन दिया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि उस पेशेंट की जो पल्स है वो स्लो हो रही है, बड़ा अजीब बात है। अभी तो हमने पढ़ा है कि M2 एट्रोपिन जो है M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा,
और जब ये M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो ये M2 रिसेप्टर की जो फंक्शनिंग है, जो कि ब्रैडिकार्डिया है, यानी कि हार्ट पल्स रेट कम करना है, हार्ट रेट कम करना है, वो ब्लॉक होगा। यानी कि फिर उससे रिलेशन में क्या होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, ये एट्रोपिन देने के बाद हार्ट रेट गिर रहा है। क्यों? इसका एक जवाब है। एक जवाब यह है कि एट्रोपिन का जो डोज आपने दिया है वो कम दिया है, लो डोज एट्रोपिन आपने दिया है, लो डोज एट्रोपिन आपने लो डोज दिया है। लो डोज कितना? 0.5 मिलीग्राम से कम। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सवाल तो ये बनता है कि चलो ठीक है, हमने एट्रोपिन की लो डोज की हमने प्रतिक्रिया देख ली, लेकिन ये क्रिया हुई क्यों है? मेन सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं CNS वेगल इफेक्ट। इस चीज को समझने के लिए आपको CNS वेगल इफेक्ट समझना होगा, ठीक है? CNS वेगल इफेक्ट। देखिए अब होता क्या है कि देखो, जो M2 रिसेप्टर है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। जो M2 रिसेप्टर है ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में, मुस्कानिक रिसेप्टर है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होगा ये। ठीक है, अच्छा, ये M2 रिसेप्टर जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होगा। अब हमारी बॉडी में एक नर्व होती है जिसे कहते हैं वेगस नर्व। ये वेगस नर्व जो है इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, यानी इस नर्व से जितने भी सिग्नल्स जाएंगे किसी भी आपके ऑर्गन्स तक हमारी बॉडी में, वो सारे पैरासिम्पैथेटिक वाले सिग्नल्स होंगे, यानी कि रेस्ट वाले सिग्नल होंगे। और पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट में क्या होता है, हार्ट रेट कम होती है। आप समझ रहे हैं ना बात को, हार्ट रेट कम होती है। तो ये वेगस नर्व जो है ये हार्ट रेट कम करता है। ये जो वेगस नर्व है ये खुद कंट्रोल में होता है कुछ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के। ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इस वेगस नर्व की फंक्शनिंग को कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। अगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वेगस नर्व जो है हाइपर एक्टिव हो जाएगी, हाइपर एक्टिव हो जाएगी। और अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाएगी तो सीवियर ब्रैडिकार्डिया कॉज करेगी। तो इन इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का काम क्या है, इन वेगस नर्व को कंट्रोल में रखना। ठीक है, अच्छा, हमने पता है कि ब्रेन में CNS में, देखो टेबल देखो ध्यान से फिर से, CNS में M1 रिसेप्टर्स होते हैं, CNS में M1 रिसेप्टर होते हैं CNS में। ये M1 रिसेप्टर जो हैं सिग्नल देते हैं इन इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को, और ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो है सिग्नल देती है वेगस नर्व को। अब एट्रोपिन का डोज आपने दिया कम डोज, लो डोज ऑफ एट्रोपिन गिवन। अब लो डोज में क्या होता है भाई साहब कि जो ये M1 रिसेप्टर्स है ना, इनकी जो सिलेक्टिविटी कह लो, सिलेक्टिविटी एट्रोपिन के लिए ज्यादा होती है, एट्रोपिन के लिए ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू M2, क्योंकि M1 CNS में है, CNS से जाता है हार्ट में सिग्नल M2। ठीक है जी, तो इन M1 रिसेप्टर की जो सिलेक्टिविटी है या वे सेंसिटिविटी कह लो, सेंसिटिविटी जो है वो एट्रोपिन के लिए ज्यादा है। तो लो डोज में आप जितना भी एट्रोपिन देंगे उसका मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो M2 पे जाके बाइंड करेगा। अब M1 पे जाके बाइंड करेगा, और M1 जो है ये कंट्रोल में रखती है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को। तो जब M1 से बाइंड करा एट्रोपिन, ये एट्रोपिन है, ये M1 से बाइंड कर गया, इसकी फंक्शन बंद, तो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स बंद, वेगस नर्व हाइपर एक्टिव। देखो M1 है, एट्रोपिन आके इससे बाइंड करा, M1 क्या हो गया, ब्लॉक, जिससे क्या बना, जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या हो गए, ब्लॉक, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, इन पे सिग्नल नहीं पहुंचा। और जब इन पे सिग्नल नहीं पहुंचा तो जो वेगस नर्व है वो हो गई हाइपर एक्टिव।
वेगस नर्व हो गई हाइपर एक्टिव। अब वेगस नर्व क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी हार्ट को, भाई ब्रैडिकार्डिया कराओ, दिल की धड़कनें कम कराओ। वेगस नर्व हाइपर एक्टिव होने के बाद सिग्नल भेजती है हार्ट को कि भैया ब्रैडिकार्डिया कराओ, दिल की धड़कनें कम कराओ। ये सब कब हो रहा है, लो डोज में, जब आपने डोज कम दिया है। अब मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं कि भाई पैरासिम्पैथेटिक कम हो रहा है तो सिंपैथेटिक क्यों बढ़ रहा है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। सबसे पहली बात पिछले लेक्चर में मैंने यही बताई है कि पैरासिम्पैथेटिक कम होने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक इफेक्ट कैसे इंक्रीज होता है। आप समझ रहे हैं? ये बात मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। चलो, तो ये सब चीजें जो भी हो रही है हार्ट में, ये लो डोज की वजह से हो रही है। अब भैया आपने देखा कि पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट की हेल्थ क्रिटिकल हो रही है, उसकी पल्स डाउन हो रही है, आपने तभी एट्रोपिन का डोज बढ़ा दिया, एट्रोपिन का डोज बढ़ा दिया। अब जब आपने एट्रोपिन का डोज बढ़ाया तो अभी क्या देख रहे हो कि इस पेशेंट की, जो पेशेंट है, ये जो पेशेंट लेटा हुआ है और ये जो यहाँ पे इसकी पल्स चल रही थी जो 48 तक पहुंच गई थी, 40 तक पहुंच गई थी, ये अचानक से इंक्रीज होना शुरू हुई है 50, 68, 72, 80। एट्रोपिन की डोज बढ़ाने से अब इस पेशेंट का जो पल्स है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपसे एक और गलती हो गई, आपने डोज थोड़ा ज्यादा ही दे दिया, तो ये 80 पे नहीं रुका, ये पल्स पहुंच गया सपोज 120, 140 पहुंच गया। ठीक है, यानी कि एट्रोपिन की डोज ज्यादा बढ़ाने से टैकीकार्डिया होता है। एट्रोपिन की डोज ज्यादा बढ़ाने से टैकीकार्डिया होता है। क्यों होता है आइए जानते हैं। इसको डिलीट कर, आइए जानते हैं। अब देखिए लो डोज में क्या हो रहा था, लो डोज में एट्रोपिन जितना भी है उसका मेजोरिटी पोर्शन जो है M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी कह लो, सिलेक्टिविटी कह लो, ज्यादा है, ये ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब ज्यादा एट्रोपिन से बाइंड कर देगा इन कंपैरिजन टू M2। ठीक है, तो जो मेजर इफेक्ट जो है वो इसका ज्यादा होगा, इस पे ज्यादा बाइंड करेगा, M2 पे भी बाइंड करेगा लेकिन उसका इफेक्ट कम होगा। फॉर एग्जांपल हमने माना M1 पे 10 यूनिट एट्रोपिन बाइंड करी, M2 पे सपोज 3 यूनिट एट्रोपिन बाइंड करी, तो जो नेट रिजल्ट आया वो 7 यूनिट का वो M1 पे आया, यानी जो M1 का फंक्शन होगा वो ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से इनहिबिटरी न्यूरॉन्स पे सिग्नल नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से वेगस नर्व हाइपर एक्टिव हो जाएगी और जिससे हार्ट में ब्रैडिकार्डिया होगा। इतना है था। अब क्या होगा कि अब एट्रोपिन की सेंसिटिविटी ज्यादा है, एट्रोपिन की सेंसिटिविटी M1 से ज्यादा है, तो सबसे पहले वो M1 से जुड़ेगा, M1 सैचुरेट हो जाएगा। अब चूंकि हमने डोज ज्यादा दे रखी है, हमने डोज ज्यादा दे रखी है, तो इस बार M2 से भी एट्रोपिन बाइंड कर जाएगा, M2 मुस्कैरिन रिसेप्टर से भी एट्रोपिन जो है वो बाइंड कर जाएगा। M1 से कर गया, M2 से, जब M2 से कर जाएगा तो M2 का फंक्शन हमने देखा ब्रैडिकार्डिया कॉज करेगा, वो खत्म हो गया ब्रैडिकार्डिया कॉज करने का, तो अब वो करेगा टैकीकार्डिया। आर यू क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस वजह से यहां पर जो एट्रोपिन है वो हाई डोज में टैकीकार्डिया कॉज करता है और लो डोज में ब्रैडिकार्डिया कॉज करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एट्रोपिन का नेचर है, मतलब ये होता है। ठीक है जी। अब एक इफेक्ट आता है जिसे बोलते हैं पैराडॉक्सियल वेगल इफेक्ट, पैराडॉक्सियल वेगल इफेक्ट। भाई ये क्या है, ये जो भी बताया आपको कि लो डोज में एट्रोपिन का ब्रैडिकार्डिया कॉज करना, इसी को हम पैराडॉक्सियल वेगल इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जो सीएनएस वेगल इफेक्ट था, ये मैकेनिज्म है, सीएनएस वेगल इफेक्ट मैकेनिज्म है, और पैराडॉक्सियल वेगल इफेक्ट इसका रिजल्ट है। ये क्या हो गया, हाँ, इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट है। आप समझ में आ रही है बात को? बस सिंपल सी बात है, बात समझ में आई बात को, सिंपल है। तो ये है। अच्छा,
चलिए, तो भाई लोग हमने अभी तक एट्रोपिन का इफेक्ट आइज में देख लिया। एक बार रिवीजन करा देता हूं। एट्रोपिन जो है आइज में सिलरी मसल्स की मूवमेंट को ब्लॉक करेगी, सिलरी मसल्स मूवमेंट को ब्लॉक करेगी, जिससे अकोमोडेशन ऑफ आई नहीं हो पाएगा, विजन ब्लड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। दूसरा, हमने हार्ट में इसका इफेक्ट देख लिया एट्रोपिन का कि लो डोज में ये ब्रैडिकार्डिया कॉज करेगी और हाई डोज में ये टैकीकार्डिया कॉज करेगी। क्यों करेगी, सब कुछ समझा दिया है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया आपको कि फ्लो ऑफ कंडक्शन हार्ट में, हार्ट के लिए फ्लो ऑफ कंडक्शन बताना भूल गया। देखो, M1 रिसेप्टर है, M1 रिसेप्टर है, ये सिग्नल भेजता है इनहिबिटरी न्यूरॉन को, इनहिबिटरी न्यूरॉन सिग्नल भेजता है वेगस नर्व को, वेगस नर्व सिग्नल भेजेगा हार्ट के M2 रिसेप्टर को, और हार्ट का M2 रिसेप्टर जो है ये ब्रैडिकार्डिया कॉज करेगा। अभी एट्रोपिन नहीं दिया मैंने, अभी एट्रोपिन नहीं दिया, अब मैंने ऑन एट्रोपिन एडमिनिस्ट्रेशन लो डोज, कम डोज दिया है। तो लो डोज में क्या होगा, M1 ब्लॉक, नो सिग्नल टू इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, जिससे क्या होगा, वेगस नर्व हाइपर एक्टिव, कंट्रोल गया वेगस नर्व इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का, हाइपर एक्टिव। ये M2 को सिग्नल भेजेगी ज्यादा, मोर दो, ज्यादा सिग्नल भेज रही है, मोर सिग्नल, ब्रैडिकार्डिया ज्यादा कर जाएगा, ब्रैडिकार्डिया ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ब्रैडिकार्डिया ज्यादा हो जाएगा। अब ये सवाल मत पूछना कि भाई एट्रोपिन हमने बॉडी में दिया है, M1 से भी बाइंड करेगा, M2 से भी बाइंड करेगा, तो M2 ब्लॉक क्यों नहीं हुआ। मैंने पहले ही बता दिया कि M1 की जो सेंसिटिविटी है या फिर सिलेक्टिविटी जो है वो M1 एट्रोपिन की सिलेक्टिविटी है वो M1 के लिए ज्यादा है, यानी कि जो M1 जो है वो एट्रोपिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, वो ज्यादा बाइंड करेगा। M1 जो है एट्रोपिन से ज्यादा बाइंड करेगा, M2 कम करेगा, M2 भी करेगा लेकिन कम करेगा, तो नेट इफेक्ट जो है M1 का ज्यादा होगा, M2 पे इतना बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से सारे M2 रिसेप्टर्स ब्लॉक नहीं होंगे। मैं यहां लिख देता हूं, नॉट ऑल रिसेप्टर्स ब्लॉक, नॉट ऑल रिसेप्टर ब्लॉक, ठीक है। तो उस वजह से ब्रैडिकार्डिया कॉज होगा, क्योंकि समझ गए। हाई डोज में देख लेते हैं फिर से एक बार, हाई डोज में क्या होता है। हाई डोज में M1 रिसेप्टर ब्लॉक होगा, सबसे पहली बात हाई डोज में ब्लॉक होता है M1 रिसेप्टर ब्लॉक, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स पे कोई सिग्नल नहीं गया, नो सिग्नल, जिससे वेगस नर्व क्या हो गई, हाइपर एक्टिव, वेगस नर्व हाइपर एक्टिव, ठीक है। ये वेगस नर्व ने M2 को सिग्नल भेजा, लेकिन यहां पर ऑल M2 रिसेप्टर्स ब्लॉक, ऑल M2 रिसेप्टर्स ब्लॉक। अब जब M2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो ये आगे सिग्नल ही नहीं भेजेंगे हार्ट के मसल्स को, और जब हार्ट के मसल्स को सिग्नल नहीं भेजेंगे, कौन सा सिग्नल, हार्ट रेट कम करने का, तो हार्ट रेट आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अभी क्यों इंक्रीज होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर भी छोटा सा हिंट दे देता हूं, टैकीकार्डिया। छोटा सा हिंट ये है कि हार्ट रेट बढ़ाने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, और एट्रोपिन जो है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम भी करता है। बाकी जब हम एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पे एड्रिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तब आपको इन रिसेप्टर्स के बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल इतना ही आप समझिए, आप समझ में आ गई बात। चलिए, ये अभी तक मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट, तीसरी चीजें या फिर तीसरे ऑर्गन्स या फिर तीसरी हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं जिसमें एट्रोपिन एक्ट करता है, वो आपके स्मूथ मसल्स हैं। हमने पहले ही जो हमने आपको अभी टेबल दिखाई थी, जिसके लिए हमने आपकी तवज्जो मांगी थी, तो उसमें हमने देखा था कि इसमें M3 रिसेप्टर्स होते हैं, और स्मूथ मसल्स में इन M3 रिसेप्टर्स का काम जो होता है वो एक्साइटेबिलिटी वाला एक्शन होता है, मतलब इनकी कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। अब ये चाहे स्मूथ मसल्स कहीं पर भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पर भी हो, आपके GIT में हो, आपके यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स हो,
है ना, आपके जीआईटी के हों, आपके यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स हों, कहीं के भी मसल्स हों, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स हों, उन सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स हों, उन सभी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को स्लो करेगा। सिंपल है, ये एट्रोपिन का काम। बात समझ में आ रही है? सिक्रीशंस, चौथा सिक्रीशंस के लिए भी M3 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी बॉडी के सिक्रीशंस हैं उन सभी को रोकेगा, चाहे वो आपके सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशंस हो, चाहे वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सिक्रीशंस हो, चाहे वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपके म्यूकस ग्लैंड है उसके सिक्रीशंस हो, सभी के सिक्रीशंस को वो रोकेगा। जब ये सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशंस को रोकेगा तो उससे कॉज होगा ड्राई माउथ, जिसको हम ज़ेरोस्टोमिया कहते हैं। ज़ेरोस्टोमिया, ड्राई माउथ होना, सूखा मुंह सूख जाना। आप आईने में अपना मुंह खोल के देखिएगा, आपको अंदर से आपका मुंह गीला गीला लगेगा। वो क्यों गीला रहता है? सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से। जब एट्रोपिन ने M3 रिसेप्टर्स पे बाइंड किया, इस एट्रोपिन ने M3 रिसेप्टर को ब्लॉक किया, इससे सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को बंद कर दिया, जिससे आपका मुंह सूख गया और ज़ेरोस्टोमिया हो गया। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन को स्लो डाउन करेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट्स नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड को अगर ये कम कर देता है तो आपका बॉडी जो है पसीना नहीं बनाएगी। पसीना नहीं बनाएगी तो बॉडी आपकी ठंडी नहीं होगी, क्योंकि जो बॉडी की कूलिंग सिस्टम है, बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है वो स्वेट से होता है, पसीने से आपकी बॉडी ठंडी होगी। तो जब पसीना ही नहीं निकलेगा तो आपकी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर ऑफ द स्किन, बॉडी टेम्परेचर हाइपरथर्मिया। बात समझ में आ रही है आपको? लैक्रिमिनल ग्लैंड्स, जिनको हम टीयर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। आप अपनी आंखें देखिए, आपकी आंखें गीली गीली नजर आती है। वो क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में टीयर्स थोड़े थोड़े लैक्रिमल ग्लैंड जो है, वाटर सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करता रहता है। जब एट्रोपिन M3 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये लैक्रिमल ग्लैंड के सिक्रीशन को बंद करेगा, जिससे आपकी आईज जो है वो ड्राई हो जाएंगी, जिससे आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? जिससे आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी। चलिए, एंड द लास्ट, प्री ऑपरेटिव ड्रग। ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देने से पहले, स्पेलिंग देख लेना, गलत है, एनेस्थीसिया देने से पहले, फिर एनेस्थीसिया देने के बाद लो डोज भी नहीं कह सकते, एट्रोपिन दिया जाता है 0.5 मिलीग्राम एट्रोपिन दिया जाती है। अजीब बात है यार, पहले तो हार्ट पे अजीब बात कर रहे थे कि एट्रोपिन देने से यार पल्स रेट डाउन हो जाती है, फिर उसको तो बढ़ाना चाहिए था, और यहाँ तुम एनेस्थीसिया दे रहे हो और उसके बाद उसमें एट्रोपिन भी मिला रहे हो, तो उसके पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। क्यों जरूरी है? क्यों? वाई? इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है आपकी, वो हमारी बॉडी के कुछ सिक्रीशंस को इंक्रीज करती है। हमारी बॉडी में जो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको इंक्रीज करती हैं। आप समझ रहे हो? जिसकी अभी तक हमने 15 से 20 मिनट, या फिर मुझे पता नहीं है, अभी इतनी देर हमने चर्चा करी, उसको स्टिमुलेट करती है। तो अब इन सब कॉजेस को रोकने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं, ताकि सिक्रीशंस बंद हो जाएं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएं, वैगस नर्व स्टिमुलेशन
कम हो जाए। चलो ठीक है भाई, ये हमने मान लिया कि आप वैगस नर्व स्टिमुलेशन कम करना चाहते हो, लेकिन एट्रोपिन देने की वजह से टैकीकार्डिया भी तो होता है। मैं कहता हूं कि जिस डोज पे, जो डोज एट्रोपिन का मैं दे रहा हूं, उस डोज पे ना ब्रेडिकार्डिया होगा और ना टैकीकार्डिया होगा। ये वो ऑप्टिमम डोज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ये वो ऑप्टिमम डोज है जिसमें ना ही ब्रेडिकार्डिया होता है ना ही टैकीकार्डिया होता है। सिर्फ और सिर्फ सिक्रेशन रुक जाती है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाते हैं, ना ब्रेडिकार्डिया होगा ना टैकीकार्डिया होगा। अब भाई लेकिन सिक्रेशन रोकना क्यों है? सिक्रेशन इसलिए रोकना है कि ड्यूरिंग द सर्जरी अगर कोई सा भी फ्लूइड्स सिक्रेशंस का हमारे लंग्स में चला जाता है तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, निमोनिया जैसे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। आप समझ रहे हैं? कोई भी ब्रीथिंग डिसऑर्डर से हम बचा जा सके, इसलिए हमें इसके सिक्रेशंस को रोकना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? अब किसको कितना एट्रोपिन देना है, क्या नहीं देना है, वो हम तब समझेंगे जब हम एनेस्थेटिक ड्रग्स को पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना आप समझ गए ना कि इतना हम देते हैं, बाकी इसके बारे में और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी भैया, यस। तो ये रहा आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन। पता नहीं दिख पा रहा है क्या, नहीं दिख पा रहा है, मैं जरा देखता हूँ, दिख रहा है तो सही है। रुक जाओ, ये रहा मार्क। हाँ, अरे कौन सा कलर आ गया भैया, रुक जाओ ये, हाँ अब देखो। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एट्रोपिन। आईज में देखिए, आईज का बता दिया आपने। हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं, माइड्रियासिस भी कॉज करता है, प्यूपिल को डायलेट कराएगा। आईज में M3 रिसेप्टर से मायोसिस होता है, तो ये कराएगा माइड्रियासिस, यानी प्यूपिल का डायलेशन कराएगा। अकोमोडेशन पावर लॉस, जो साइकोप्लेजिया बोलते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ाएगा, जो कि ग्लूकोमा के लिए डेंजरस होता है। हार्ट में बता दिया कि भाई लो डोज से ब्रेडिकार्डिया होगा, CNS वेगल इफेक्ट की वजह से। मॉडरेट या हाई डोज में ट्रैकीकार्डिया होगा, क्योंकि AV कंडक्शन बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ब्रोंकोडायलेशन करेगा, ब्रोंको सिक्रीशन कम करेगा। ये सब हमने आपको बता रखा है। GIT में वही मोटिलिटी, स्मूथ मसल से उसकी कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, मोटिलिटी कम होगी, टोन्स कम होगी, प्रेशर कम होगी, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन बन सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लैडर रिलैक्सेशन, स्पिंचर कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आई है, देखिए भैया, एक नई स्लाइड में आपके लिए लेता हूं, एक नई स्लाइड मैंने आपके लिए ले ली है यूरिनरी ब्लैडर के लिए। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में हमने क्या देखा, एट्रोपिन देने से क्या होता है कि ब्लैडर रिलैक्सेशन, ये ब्लैडर के जो मसल्स हैं, ब्लैडर मसल रिलैक्सेशन और स्पिंचर कॉन्स्ट्रिक्शन। भाई रिलैक्सेशन का तो समझ में आता है, अभी मैंने बताया जितनी भी मसल्स होंगी उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन कम होगी, यानी कि वो रिलैक्स होंगी। लेकिन तो स्पिंचर कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या फंडा है? फंडा है स्पिंचर कॉन्स्ट्रिक्शन का ही फंडा है कि जो स्पिंचर कॉन्स्ट्रिक्शन है ये आपके सिंपैथेटिक कंट्रोल में होता है। सिंपैथेटिक कंट्रोल, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। अब एट्रोपिन में फिर से बेसिक पे जाता हूं। एट्रोपिन एक एंटी मुस्कैरिनिक ड्रग है। क्या फिर दूसरा नाम एंटी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग, एंटी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है। यानी पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को करेगी कम, सिंपैथेटिक इफेक्ट को करेगी बढ़ाएगी, सिंपैथेटिक इफेक्ट को करेगी ज्यादा, यानी कि इसकी इफेक्ट को बढ़ाएगी। और जब ये बढ़ाएगी तो स्पिंचर कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, सिंपैथेटिक इफेक्ट, तो स्पिंचर कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी। समझ में आ गई बात को? सिंपल है। और यहाँ पे कुछ दे रखा है, इसको मैं ऊपर उठाता हूँ, देखिए स्वेट ग्लैंड से बता दिया, स्वेटिंग कम करेगी, हाइपरथर्मिया, इसको एट्रोपिन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स में आपकी सलाइवा जो सिक्रीशन है कम करेगी, ड्राई माउथ, जेरोस्टोमिया। स्वेट ग्लैंड्स में हाइपरथर्मिया, स्वेटिंग कम करेगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ग्लैंड्स के लिए, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ग्लैंड से म्यूकस सिक्रेशन कम करेगा, ट्रैको ब्रोंकियल सिक्रेशन, वही म्यूकस सिक्रेशन। ड्राई एयरवेज होगी, प्री ऑपरेटिव का इस्तेमाल होता है, वही प्री ऑपरेटिव मैंने बता दिया, ताकि अगर म्यूकस आपका म्यूकस जो है लंग्स में फिल ना हो जाए।
गैस्ट्रिक ग्लैंड स्लाइड डिक्रीज करेगा एसिड सिक्रीशन। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो एसिड सिक्रीशन डिक्रीज करने के लिए जो इसका अच्छा ऑल्टरनेटिव जो है वो है पायरेनज़िपाइन। पायरेनज़िपाइन ये इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एट्रोपिन इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन पायरेनज़िपाइन अच्छा खासा इफेक्टिव है, लेकिन देना नहीं है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम करने के लिए हम प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स देते हैं, प्रोटॉन पंप ब्लॉकर या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे राबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल ये देते हैं, या फिर हम रेनिटिडीन जो एंटीहिस्टामिन है वो भी हम दे देते हैं। आज का गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशन में इसका इतना रोल नहीं होता। लैक्रिमल ग्लैंड्स में बात करते हैं, टेस्ट कम करेगा तो ड्राई आइज होगी, बता दिया। सीएनएस में लो डोज में माइल्ड स्टिमुलेशन, हाई डोज में हेलुसिनेशन, डेलिरियम, कोमा, एंटी पार्किंसन इफेक्ट, ये सब बताता है। इसको हम बाद में आपको समझा दूंगा, अभी फिलहाल इतना काफी हो गया है। जो मेन ऑर्गन्स थे वो हमने समझ लिए हैं आज। हार्ट मेन था, और मोस्ट कॉमनली ये एट्रोपिन जो है ये इस हार्ट के लिए ही इस्तेमाल दिया जाता है। अगर पेशेंट का पल्स या फिर बीपी पल्स, और या फिर पेशेंट को सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, या फिर उसका जो पल्स है वो नीक डाउन हो रही है, तो एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसका जो पल्स है ना वापस ला सके। मेन चीज की हार्ट थी। बाकी आईज में भी हमने देख लिया, मेजर ग्लैंड्स में भी हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया हमने इस लेक्चर के हिसाब से। अब अगले लेक्चर में हम इसके इंडिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन सी डिजीजेज में एट्रोपिन दिया जाता है उसके बारे में देखेंगे। और हो सका, अगर लेक्चर बड़ा नहीं हुआ है, मैंने अभी देखा ये कुछ 45 मिनट्स तक का लेक्चर हो चुका है, अगर ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होता है तो हम डोजेज भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बताना लेक्चर कैसा लगा है, और फिर मिलते हैं आपसे हम अगले लेक्चर में।